मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। लोग कसीदे पढ़ रहे थे अपने शहरों की तारीफों के। लोग कसीदे पढ़ रहे थे अपने शहरों की तारीफों के। हमने बनारस कहा और सन्नाटा छा गया। जी हाँ, मधुर मनोहर अतीब सुंदर इस सर्व विद्या की राजधानी का नाम आते ही सभी तारीफें कम पड़ जाती हैं, सभी उपमाएं लजा जाती हैं, सभी कल्पनाएं बौनी पड़ जाती हैं। न आदि है न अंत, इसका नाम ही अनंत, जिसका आनंद वन महाश्मशान विश्वनाथ की है जान। ऐसी दिव्य भव्य नव्य काशी को मेरा प्रणाम, काशी को मेरा प्रणाम। इसी से तो कहता हूँ भैया जय जय बनारस। तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू यानी रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है बुधवार और दिनांक है 15 फरवरी सन 2023। आज हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान, लेखक, नाट्यकर्मी, निर्माता और निर्देशक पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, जिन्हें दुनिया जानती है उनके चुटीले हास्य व्यंग्य और गुदगुदाने वाली काव्य रचनाओं के लिए। बचपन से हम जिन्हें सुनते देखते हुए बड़े हुए, वही अशोक चक्रधर जी पिछले दिनों वाराणसी लिट फेस्टिवल में आए हुए थे। उनसे हमने बातें की और खूब की। आइए आपको भी सुनवाते हैं उनसे हुई बातचीत का संपादित अंश। गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस आकाशवाणी को शुभ प्रभात। और बनारसी बाबू को तो मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये रोजाना आपको परेशान कर देते हैं सुबह सुबह अपनी बातों से, लेकिन हैं बड़े प्यारे आदमी। अब इन्होंने हमको धर लिया बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान और बोले कि आइए साहब, आपको आना है सुबह सुबह हमारे कार्यक्रम में। तो लीजिए, आ गए आपके कार्यक्रम में। लेकिन ये बनारस नगरी मेरे लिए बड़ी प्राणों से प्रिय नगरी है। बहुत अरसे से नागरी नाटक मंडली के कार्यक्रमों में आया करता था, लगभग 40 वर्ष पहले। और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बनाने का दूरदर्शन की ओर से न्योता मिला, तो बड़ा अनुसंधान किया। शिवाला में उनकी ननिहाल थी भारतेंदु की, वहां गए और फिर रत्नाकर के सदन को भारतेंदु का सदन बनाने का संकल्प करके शूटिंग प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। मैं पुनः उस सपने को जागृत करता हूं और फिलहाल आपको बताता हूं कि ये जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, उसमें मैंने क्या कहा था, कुछ दोहे सुनाए थे, कुछ आनंद लिया था। मां गंगा के तट बसा नगर बनारस धन्य, धर्म संस्कृति ज्ञान का तीर्थ एक अनन्य। बड़े बड़े लोग जुड़े यहाँ पे, कवि, लेखक, चिंतक, गुणी, पत्रकार, छविकार, कलाकार, संगीत के ज्ञानी, वार्ताकार, लोक कला शिल्पी प्रवर, लोक कला शिल्पी प्रवर लिए हुनर के हाथ, सब एकत्रित हो रहे प्रस्तुतियों के साथ। सचमुच जो हमारी कला और संस्कृति के अनेकानेक आयाम हैं, वो बहुत कुछ सीखने के लिए मसाला दे जाते हैं। नई उम्र के युवाजन सीखें, अनुभव पाएं, देना तो कुछ है नहीं, लेना सो ले जाएं। और सारे गुणीजनों के बीच में हमें भी अनुभव मिले, अनुभव का लेना हो, अनुभव का देना हो, जीवन में आपस का ही लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ 2.5 आखर यानी प्रेम की हल्की सी छुअन से तर जाए जिंदगी हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। आइए दिन को शुरू करिए और धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से चित्रकारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे हास्य व्यंग के प्रख्यात कवि पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी को। हमसे बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि अशोक सर ने कहा, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो आइए हम भी सीखते हैं, जानते हैं कुछ नया और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का मोहल्ला। और हमारा आज का मोहल्ला है नगर के मध्य में बसा, जहां विराजते हैं काशी के प्रशासक यानी बाबा काल भैरव। आज हम बातें करेंगे इसी काल भैरव मोहल्ले के बारे में। कोतवाली क्षेत्र के काल भैरव चौराहा से करीब 100 मीटर के व्यास में फैला यह मोहल्ला काल भैरव के नाम से जाना जाता है। यहाँ चारों ओर गणेश चमरिया, दंडपाणी गली, भैरव बाजार, घासी टोला, भाट की गली, बुधई इमली और भंडारी गली जैसे मोहल्ले हैं। लेकिन भैरवनाथ मोहल्ले की ऐसी ख्याति है कि ये सभी मोहल्ले उसी मोहल्ले के अंदर ही यानी भैरवनाथ मोहल्ले के अंदर ही समाहित हो जाते हैं। यहाँ अवस्थित काल भैरव मंदिर काशी का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी में काल भैरव का ये प्राचीन स्थान 12वीं शताब्दी तक कपाल मोचन तीर्थ के तट पर, जो कि वर्तमान में आदमपुरा वार्ड के ओमकारेश्वर क्षेत्र में पड़ता है, वहां बना रहा। लेकिन सन 1194 ईस्वी में जब विदेशियों ने काशी पर आक्रमण किया, लूटपाट मचाया और वे इस क्षेत्र में स्थायी रूप से बस गए, तो काशी वासियों को यहाँ पहुंचना असंभव हो गया। नतीजा ये हुआ कि 13वीं शताब्दी में काल भैरव की पुनर्स्थापना प्राचीन भैरवेश्वर के समीप एक साधारण से मकान में की गई। इसे हम मकान इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई शिखर वगैरह नहीं था, यहाँ खपड़ा छाया हुआ था। बाह्य आडंबरों से सर्वथा विहीन होने का परिणाम यह रहा, बल्कि ये कहिए कि सुपरिणाम यह रहा कि यह मंदिर लगभग 600 वर्षों तक आक्रांताओं के तोड़फोड़ से बचा रहा। उसके बाद 19वीं सदी के आरंभ में सन 1825 में बाजीराव पेशवा के सेनाध्यक्ष रहे महाराष्ट्र के सरदार बिचूरकर ने इस मकान रूपी मंदिर का जीर्णोद्धार करके यहाँ पक्का मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर आज भी अपने स्थान पर यथावत अवस्थित है, जहां आज काशीवासी काल भैरव की नित्य रूप से आराधना करते हैं। तो दोस्तों, मोहल्ला सेगमेंट में काल भैरव मोहल्ले के बारे में आज हमने बातें की। ये मोहल्ला अभी विस्तृत है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे जब अगली बार आपके साथ मिलेंगे। और फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2017 में आज ही के दिन इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके कीर्तिमान कायम किया था। आज है जन्मदिन भारतीय फिल्म निर्देशक सी राधाकृष्णन, फिल्म अभिनेता रणधीर कपूर, संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी का। आप अपनी कृति नाट्य शास्त्र का विश्वकोश और विक्रमादित्य कथा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। साथ ही है जन्मदिन हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता का। साथ ही आज है पुण्यतिथि हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान का। वर्ष 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली आप पहली महिला थीं। मात्र 44 वर्ष के जीवन काल में आपने तमाम साहित्य की रचना की, लेकिन आज तक आपको याद किया जाता है बाल कविता झांसी की रानी के लिए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सच में जब तक इस जहान में झांसी की रानी की कहानी रहेगी, तब तक सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम भी अमर रहेगा। साथ ही आज है यौम वफात मशहूर और मारूफ शायर मिर्जा गालिब का। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं, उर्दू और फारसी के आला दर्जे के शायर थे। उनके बारे में ये शेर मशहूर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां कुछ और। सुखनवर
अंदाज़े बयां बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और अब दोस्तों बातें आजकल की। कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी। ये कहावत भारत जैसे बहुरंगी और विविधता प्रधान देश के लिए शब्दशः सटीक बैठता है। सैकड़ों बोलियों और भाषाओं वाले देश भारत में हिंदी का स्थान अद्वितीय है, क्योंकि इस भाषा ने सदियों से न केवल पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण काम किया, बल्कि आजादी के दिनों में सबसे मुखर और संपर्क सूत्र के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई। धीरे धीरे हिंदी फलती फूलती गई। अब यह भाषा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। आज दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या तकरीबन 80 करोड़ से भी अधिक है। केवल इतना ही नहीं, आज दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां न केवल हिंदी भाषा बोली जाती है बल्कि इसका अस्तित्व वहां की आधिकारिक भाषा के रूप में कायम है। जी हाँ, फिजी एक ऐसा ही देश है जहां की आधिकारिक भाषा हिंदी है और जहां के नांदी में इस वर्ष भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से आज यानी 15 फरवरी 2023 से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन अगले 2 दिन तक चलेगा और 17 फरवरी को इसका समापन होगा। इस सम्मेलन को फिजी में आयोजित करने का निर्णय मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था। अब तक विश्व के अलग अलग देशों में 11 ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इस बार इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक रखा गया है। इस सम्मेलन में अपने शहर बनारस से भी 4 साहित्य विभूतियां डॉक्टर राम मोहन पाठक, डॉक्टर नीरजा माधव, डॉक्टर अशोक ज्योति और डॉक्टर विवेक आनंद सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको हिंदी के बारे में बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 10 जनवरी 2006 में पहली बार विदेश मंत्रालय ने विदेश में विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू किया था
और हिंदी को दुनिया में तीसरा स्थान मिला। 10 जनवरी 2022 को विश्व हिंदी दिवस पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को अपने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट पर प्रकाशित करने का यूनेस्को द्वारा निर्णय लिया गया। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी पहले से शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1977 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें सत्र को हिंदी में संबोधित किया था और भारत में कुल 121 करोड़ भारतीयों में से लगभग 52 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। तो ये हुई हिंदी के बारे में बातें, और आपको साथ ही साथ ये बता दें कि प्रदेश के हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के लिए एक परिवार एक पहचान योजना शुरू करने वाली योगी सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने के लिए परिवार आईडी पोर्टल familyid.up.gov.in को विकसित कर लिया है। जो परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है, यानी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से परिवार आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रत्येक परिवार आईडी पंजीकरण के लिए सभी सदस्यों का आधार होना जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का आधार किसी न किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि सभी सदस्यों का सत्यापन मोबाइल फोन पर ओटीपी द्वारा किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी बैंक कटे फटे नोट बदलने में आनाकानी नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी किया है कि यदि कोई नोट नहीं बदलता है तो आप आरबीआई के टोल फ्री नंबर 1440 यानी 11440 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और इसके बाद बैंक के अधिकारी आपसे स्वतः ही संपर्क करेंगे। साथ ही साथ अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 27 फरवरी से 6 मार्च 2023 तक किया जाएगा। साथ ही आज तुलसी घाट के मुक्ताकाशीय प्रांगण में 49वां अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला शुरू हो रहा है। तो भैया, ये थी बनारस की बातें, और अब अपने बनारसी बाबू को दीजिए इजाजत। मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।